नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के हमारे इस अद्भुत सीरीज में। आज जो हम बात करेंगे, हमारे सामने ये कुछ स्टोरीज हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी की, वन बाय वन एक एक करके लेते हैं कि क्या है आज की टॉप हॉट स्टोरीज। सबसे पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज उसके तहत उसका एक भाग है और जिसकी पूरी निगरानी किस किस मिनिस्ट्री के तहत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत इसकी जो है पूरी निगरानी पूरी देखरेख की जाती है। कब अनाउंस की गई थी? तो पिछले साल 23 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया गया। उसके बाद ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़े जिसपे लगा सरकार को कि गरीबों की तो ऐसी ही मौत हो जाएगी, कोरोना तो बाद में मारेगा लेकिन पहले भूख पहले मार देगी। तो उस चीजों को देखते हुए, उन सिचुएशंस को देखते हुए अप्रैल मई जून 2020 जो था, उन महीनों में ये जो योजना थी वो लाई गई। बाद में इसे फिर नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। मैंने तो लिटरली अपनी आंखों के आगे से देखा था कि ऐसे फैक्ट्री वर्कर्स जो मतलब फैक्ट्री जाते थे, सब कुछ बंद हो गया, ऊपर से रेंट देने के पैसे नहीं बचे। स्कूल्स में तब खाने मिलते थे, जो मतलब सरकारी स्कूल था उसमें खाना मिला करता था, तो सुबह सुबह बेचारे जाते थे लाइन लगा के और वहां पे जाके खाना लेते थे। और 3-4 दिन में हालत ऐसी हो गई थी कि 5 बजे सुबह 4 बजे लोग लाइन में खड़े हैं खाना खाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब हालत हो गई थी उस वक्त। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जो राहत पैकेज वो लोग लेके आए थे, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो लेके आई थी सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो लेके आई थी, दिखाऊंगा आपको, इन्फोग्राफिक भी दिखाऊंगा, तो उसके तहत उसका ये भाग है। अब इसमें क्या है, इसमें इसको इस साल फिर से दोबारा एक्टिवेट किया गया है और अगले 5 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बोला गया है कि इस बार आपको 5 किलो जो अनाज है, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, वो फ्री में हर एक को दिया जाएगा, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत आते हैं। राइट, नवंबर 2021 तक ये चलेगा। अब इसमें क्या है, इसमें एक हल्की सी ना चेंज है, मैं आपको बताता हूँ। एक बिल्कुल बारीक सी चेंज इसमें की गई है। पिछले साल जब ये योजना लाई गई थी तो उसमें भी यही स्कीम थी, 5 किलो अनाज देने की बात की गई थी। उसके साथ साथ 1 किलो दाल भी अलग से देने की बात की गई थी, 1 kg पल्सेस। इस बार जो एक्सटेंशन किया गया है नवंबर 2021 तक, उसमें दाल नहीं है। और आप अभी देख सकते हैं कि WPI किस तरीके से भाग रहा है और CPI किस तरीके से भाग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने दालों को क्यों नहीं रखा। हालांकि पल्सेस आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अभी करंट हालत क्या है, तो 2021 में दोबारा ये पैंडेमिक चल रहा है और अब तो डेल्टा प्लस वेरिएंट करके भी आ रहा है, फिर से महाराष्ट्र में केसेस राइज हो रहे हैं। तो हम मनाते हैं कि ऐसा ना हो, वैक्सीनेशन सबको लग जाए, सब बढ़िया रहे, सिचुएशन नॉर्मल हो और जितना जल्दी हो सके हम इन सिचुएशन से बाहर आए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है फिर से दोबारा रिस्टार्ट किया गया है। फिलहाल 2 महीने के लिए किया गया था, अब दोबारा इसमें एक्सटेंशन कर दी गई है कि भाई 5 महीने तक हम इसमें आपको दे देंगे। और वही सारी बातें कि किस तरीके से 5 किलो अलग अनाज आपको मिलेगा और वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीज़ें, और कुछ स्टैट्स वगैरह दी गई हैं, कितना इसमें एक्सपेंडिचर है और क्या क्या इसमें चीज़ें की जा रही हैं, क्या इसमें रिसेंट डेवलपमेंट है, उस पर जो है इसमें बात की गई है। सो ये है हमारी पहली स्टोरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये वो इन्फोग्राफिक है, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट बूस्टर डोज। आप देख सकते हैं कि पिछली बार इसको जब लाया गया था 2020 में, इसे लाया गया था, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद मतलब अनाउंस किया था। इसमें इंश्योरेंस कवर दिया गया है, 80 करोड़ लोगों को क्या क्या देंगे वो दिया गया है, मनरेगा पे बात की गई है, जन धन वुमेन अकाउंट की बात की गई है, क्योंकि वुमेन पे जो है मार ज़्यादा पड़ी थी। राइट, वुमेन की एक तरीके से जो वर्किंग वुमेन थी वो शायद मतलब उनको छुट्टी नहीं मिली, घर का काम और बढ़ गया था। राइट, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे फार्मर्स को लेके, या फिर आपके फ्री सिलेंडर्स, वेज अर्नर्स, ये सारे चीज़ें इसमें इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज में दी गई थी, जिसका एक छोटा सा पार्ट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। राइट, चलिए अगली स्टोरी पे चलते हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारा हमेशा से रहा है। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, जब 2014 में आई थी तब भी ये नारा लेके आई थी, और जब इन्होंने अपनी पहली मंत्रिमंडल बनाया था उसमें भी उन्होंने मतलब ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं रखे थे। तो उनका मानना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जितनी ज़्यादा कम गवर्नमेंट रहेगी उतना ज़्यादा गवर्नेंस अच्छा रहता है। ज़्यादा लोगों की टीम आप बना लो और फिर काम करने वाले कोई बंदे हो नहीं, तो फिर रिजल्ट आउटपुट भी उतना नहीं आ पाता। इसी सिलसिले में, इसी चीज़ को देखते हुए एक न्यू मर्जर किया गया है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। मर्जर किस किस के बीच हुआ है?
एक हुआ है CRWC, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, और दूसरा है आपका सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, मर्जर हुआ है। हालांकि जो CRWC है वो CWC का ही यानी कि दोनों पहले एक थे, फिर 2007 में CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने अपनी एक अलग सब्सिडरी कंपनी बनाई, अब वापस इसको मर्ज करने की बात की जा रही है। सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड का जहां तक सवाल है तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि कैटेगरी 2 में आती है PSU के, और कंपनी एक्ट 1956 से इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। मुख्य इनके काम क्या है, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, दोनों कंपनीज के काम यही है। इसी को मर्जर कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर, एक्विजिशन एंड अमेलगमेशन। अब ये मर्जर क्यों किया गया है, तो ऐसा मानना है, कंपनी का ऐसा कहना है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि जो मैनेजमेंट के जो खर्चे हैं ना RWC के, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। फिर साथ ही साथ ऑफिस रेंट, सैलरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब भी मतलब कम हो जाएंगे, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि अभी हाल फिलहाल RWC जो है, रेल साइड वेयर हाउस कॉम्प्लेक्सेस, भंडारण है, भंडारण कहते हैं, तो इसमें जो कमोडिटीज स्टोर की जाती हैं, सीमेंट, फर्टिलाइजर, शुगर, सॉल्ट, ये सब किया जाता है। तो ये लोग चाहते हैं कि थोड़ा और कमोडिटीज को हम जो है इसमें अकोमोडेट कर सकें, और कमोडिटीज को जो है हम स्टोर कर सकें। तो ये मर्जर इन सब चीजों में मदद करेगा, और कुछ ऐसे लोकेशन पिन पॉइंट्स देखे जाएंगे जहां पर और अच्छे तरीके से काम हो सके। अगर कुछ और लोकेशंस देखे जाएंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो प्राइवेट फर्म्स में जो एफिशिएंसीज हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। वो अच्छी हो जाएंगी तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी कंपनीज के बजाय एक कंपनी को दे दो, छोटी छोटी कंपनीज को अपने अंडर में ले ले, मर्ज कर ले, और बड़ी आराम से जो है वो काम चलता रहे। तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस यहाँ पे इसका मूल तात्पर्य है। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले तो CWC का जहां तक सवाल है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ये भी एक मिनी रत्न कंपनी है लेकिन कैटेगरी 1 में आती है, जबकि CRWC कैटेगरी 2 में आती है, मिनी रत्न कंपनी है। तो ये 1957 में बनी थी। बाद में फिर एक तरीके की प्रॉफिट मेकिंग PSU है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और इनकी जो एक्सपर्टीज है, जो इनका जो स्पेशलाइजेशन है, वो भी बहुत कई हद तक काफी बेटर है। और दोनों कंपनी पहले, जैसे मैंने आपको बताया ना कि CRWC 2007 से पहले CWC में ही थी, बाद में CWC ने 2007 में एक सब्सिडरी कंपनी बनाई कि हाँ चलो ठीक है, RWC रेल साइड वेयर हाउस कॉम्प्लेक्सेस के लिए इनको तैनात कर देते हैं। लेकिन फिर अब मामला जो है वापस से गया मिनिस्ट्री के पास, कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास, कि सर प्लीज हेल्प अस, हम नहीं चाहते कि ये कंपनी आगे चले, इसे हमारे में मर्ज कर दीजिए। तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, राइट। चलिए, तो अब आपको बताते हैं मर्जर, एक्विजिशन, अमेलगमेशन में क्या फर्क होता है। देखिए, इस तरीके के सवाल ही पूछे जाएंगे। इस पे सवाल आने के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत ही कम, लेकिन इस पे सवाल आने के चांसेस, मर्जर, एक्विजिशन, अमेलगमेशन, इस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मर्जर क्या होता है कि जब दो बिजनेसेस सिमिलर साइज की, बिल्कुल सेम और एक ही फील्ड की हो, और वो एक नए कंपनी में आ जाए तो उसे मर्जर कहते हैं। यहाँ पे नए कंपनी का मतलब आप समझिए कि नाम चेंज नहीं हुआ है, जैसे ये कंपनी A है, ये कंपनी B है, अब ये इसमें मर्ज हो गई है तो कंपनी A ही है, राइट। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज है जब वो छोटी छोटी कंपनी को खरीदने लगे, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी A प्लस कंपनी B, और यहाँ नाम चेंज हुआ है, एक नई कंपनी दोबारा फॉर्म की गई है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि सिमिलर साइज होना जरूरी है और सिमिलर फील्ड होना जरूरी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर, एक्विजिशन एंड अमेलगमेशन, राइट। इतना बहुत है, इतना काम चल जाएगा, राइट। चलिए, अपने आते हैं आज के तीसरे स्टोरी पे, G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट 2021। तो G20 की अभी मीटिंग होने वाली है, अक्टूबर में होगी, जो लीडर समिट है। उससे पहले ये मिनिस्टीरियल मीटिंग्स चल रही हैं। इसमें दो तरीके की मीटिंग हुई है, एक तो एजुकेशन से रिलेटेड मीटिंग हुई है और एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मीटिंग हुई है। तो इसमें भारत की तरफ से वर्चुअली जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया वो थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन मिस्टर संजय धोत्रे। उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की, भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया, और दोनों ही मीटिंग में किया, एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट में भी और मिनिस्टर्स G20 मिनिस्टर्स फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मीट दोनों में किया। इस मीटिंग को, दिस मीट वाज चेयर्ड बाय, यहाँ मीट आएगा, दिस मीट वाज चेयर्ड बाय पैट्रिजियो बियांची,
जो कि इटली की मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एजुकेशन से हैं। उन्होंने इसको चेयर अप किया। हालांकि इस बार का जो G20 समिट है, इसकी जो पूरी प्रेसिडेंसी है वो इटली के पास ही है। और ये हुआ कहाँ पे? कैटानिया, इटली में एक जगह है कैटानिया, वहां पे ये हुआ। राइट, अक्टूबर में आने वाला है G20 लीडर समिट, वो भी इटली ही उसकी मतलब उसकी भी जो चेयरमैनशिप है वो इटली के पास ही है। अब क्या क्या इसमें डिस्कस किए गए? सबसे पहले कोविड-19 ने एजुकेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। सिर्फ भारत में ही नहीं देखा गया, वर्ल्ड वाइड भी देखा गया है। सभी यूनिवर्सिटीज दुखी हैं, कॉलेजेस स्कूल्स दुखी हैं कि क्या काम करें क्या ना करें, किस तरीके से स्केलिंग करें, किस तरीके से रिजल्ट लेके आएँ। और वो कहीं ना कहीं अगर ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इक्वलिटी है, ये सब जो सोशल इंक्लूजन है, वेलबींग ऑफ पीपल है, स्टूडेंट्स हैं, इन सब पे भी कहीं ना कहीं असर डालता है। तो ये सारी जो बातें उसमें की गई और किस तरीके से एक फ्यूचर एजुकेशन खड़ा किया जाए कि आने वाले समय में फिर अगर कोई ऐसी पैंडेमिक आती है तो एजुकेशन इतना इफेक्ट ना हो, इस पर पूरी बातचीत की गई। और राइट टू एजुकेशन तो जानते ही हैं आपके कि ह्यूमन राइट है। तो बताइएगा कि राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान के किस आर्टिकल में आता है? ये आज आपका पहला सवाल है। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी लिस्टेड है। कौन सा गोल नंबर है? कहीं 4 तो नहीं है? बताइएगा मुझे, गोल नंबर 4 है या नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा। During pandemic of COVID-19, education has been hit hard worldwide and now this is the right time to take some compensatory actions for reshaping the education. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब ये। अब एजुकेशन के तुरंत बाद क्या आता है? देखिए, आप खुद इवॉल्व कीजिए ना। सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ने के बाद क्या करते हैं? पढ़ने के बाद आप काम करना शुरू करते हैं। सो वर्क इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच डेवलप्स अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक रिकवरी। सो ये जो मीटिंग थी, इस तरीके से पहले एजुकेशन पे बात की गई, फिर बात किस पे की गई? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे, इन पे बात की गई। फिर जो जेंडर गैप है काम करने को लेके, तो उसमें भी बोला गया कि महिलाओं को भाई बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जाए ताकि उनको एक अच्छा सोशल प्रोटेक्शन दिया जाए और एक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम प्रोवाइड की जाए। तो इन सब पहलुओं पे इस मीटिंग में बात की गई और साथ ही साथ 2 डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज कर डाले। रिसेंट डेवलपमेंट्स में अगर हम बात करें इस मीटिंग में, तो 7 अप्रैल 2021, ज़्यादा नहीं 2 महीने पहले ही, जो भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक्स गवर्नेंस मीटिंग में शिरकत की थी। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, वर्चुअली किया था। और उसकी भी अगुवाई किसने की थी? इटली ने ही की थी। तो ये सब आप याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे 2020 की अगर यूपीएससी परीक्षा की बात करूं तो उसमें उन्होंने बहुत ही आसान सा एक सवाल पूछ लिया था। खैर आसान तो नहीं था, बहुत बच्चों का गलत भी हो गया था। आसान सा सवाल एक पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा G20 का नेशन नहीं है। और ऐसे ऐसे मतलब बनाए हुए थे ऑप्शंस की मतलब लाजवाब, फंसाया गया था। बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था वो। तो ये आपको चार्ट दिखा देते हैं। दिस इज G7 नेशंस, राइट। और अगर आप इसमें रशिया को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है G8। और ये अगर 12 नेशंस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है G20। G7 को याद करने का बहुत अच्छा एक्रोनिम है, आपको बता देता हूँ लगे हाँ तो। जूस GF, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड यानी यूके ले लीजिए, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। तो जूस GF आप याद रखिएगा क्योंकि G7 की मीटिंग भी हाल फिलहाल हुई थी। आज का दूसरा सवाल पूछ लेते हैं कि G7 की मीटिंग कहाँ हुई थी? जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। पार्टिसिपेशन अच्छा रखिए। आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे MCQs भी कराऊंगा। सारी मेहनत सब कुछ जो है आप ही के लिए की जाती है। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करें और पार्टिसिपेशन रेट अच्छा रखें। करके दिखाएंगे वाली स्पिरिट होनी चाहिए, तभी एग्जाम क्रैक होगा, वरना नहीं होगा। राइट, चलिए अगले स्टोरी पे बात करते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है UNDP का और OECD का। इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मत पढ़ लीजिएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि इसमें जो भी मतलब आपके जो ऑडिट एक्सपर्टीज हैं, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, तो देश, काफी सारे देश मिलके जो है एक दूसरे के साथ काफी कुछ सीखते हैं। स्किल्स की जो है ट्रांसफरिंग की जाती है, टेक्निकल नो हाउ की ट्रांसफरिंग की जाती है, अपने अपने जनरल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में लोग जानते हैं और क्या क्या अडॉप्ट कर सकते हैं अच्छी चीजें, उन सबको भी अमल में लेके आते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ये है। अब ये आपको मालूम है कि UNDP और OECD का जॉइंट इनिशिएटिव है। हाल फिलहाल ये प्रोग्राम भूटान में जो है वो रिलीज किया गया है आज के दिन ही। और भारत को, इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए लेके आया हूं मैं इसे। इंडिया वॉज चूजन एज द पार्टनर जुरिस्डिक्शन एंड द प्रोवाइडेड द टैक्स एक्सपर्ट फॉर दिस प्रोग्राम।
तो भारत को एक तरीके से टैक्स एक्सपर्ट पार्टनर के तौर पे चूज किया गया है। हालांकि ये 2 साल पहले भी ये खबरों में रहा था, TIWB इनिशिएटिव, जब स्वाजीलैंड का मामला हुआ था जिसका नाम चेंज करके स्वातिनी कर दिया गया था, ई स्वातिनी, राइट। तो उस वक्त भी ये प्रोग्राम जो है काफी हाईलाइट हुआ था। दिस प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अबाउट 24 months ड्यूरेशन, through which India, in collaboration with UNDP and TIWB Secretariat, aims to aid Bhutan in strengthening its tax administration by transferring technical know-how और वगैरह वगैरह सारी बातें, किस तरीके से हम बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिसेस को लेके आए, किस तरीके से आदान प्रदान करें। फोकस क्या था इस प्रोग्राम का कि इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये आप याद रखिएगा, एक तरीके से थीम ही है ये, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ये इस प्रोग्राम के एक तरीके से आप थीम भी कह सकते हैं, फोकस एरिया ही था, राइट। और इस तरीके के जो प्रोग्राम है तो भारत और भूटान के लिए एक मील का पत्थर साबित होते हैं। साथ ही साथ अभी भारत और भूटान ने भी हाल फिलहाल में एनवायरनमेंट को लेके भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किए थे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेन अफेयर्स में तो बिल्कुल है, और पेपर में तो आएगा ही आएगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि TIWP पे सवाल अभी तक पूछे नहीं गए, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए एकदम। अगली स्टोरी पे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, ZYCOVD। क्या है सर ये ZYCOVD? देखिए, भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है जाइडस कैडिला। उसने ये दावा किया है, अभी अंडर प्रोसेस में है ये बात है, उसने दावा किया है कि अगर उन्हें इमरजेंसी अप्रूवल मिल गई DGCI से कि हमने एक वैक्सीन डेवलप की है जो कि अपने आप में एक DNA वैक्सीन है, तो अगर उन्हें अप्रूवल मिल गया तो ये वर्ल्ड का पहले DNA बेस्ड वैक्सीन हो जाएगा जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। अब है क्या इसके अंदर, DNA बेस्ड है, मतलब क्या है ये? अभी ये सारा कुछ मतलब उन्होंने अप्रूवल के लिए दे रखा है, एप्लीकेशन दी गई है DGCI को, अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है, और कुछ डेटा वगैरह फेज क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स भी पेंडिंग है, तो जल्दी इस पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, और जैसे ही अप्रूवल मिला तो ये टैग भारत के हाथ में फिर आ जाएगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन, राइट। अब ये है क्या? ये एक नीडल फ्री वैक्सीन है, इसमें सुई नहीं होती है, इसमें जेट इंजेक्टर होता है। हालांकि मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि सुइयों से अभी भी बहुतों को डर लगता है। मैं वैक्सीन लगवाने गया था तो वहाँ पे जिन जिन को वैक्सीन लग रही थी तो बड़े ही उनके जो शक्लों पे जो मतलब डर का माहौल था वो देखने लायक बन रहा था। यंग लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जेट इंजेक्टर होता है, नीडल फ्री वैक्सीन होती है ये एक तरीके से। अमेरिका वगैरह में ज़्यादा यूज़ की जाती है। 1960 में इस तरीके का जो डिवाइस है जेट इंजेक्टर, क्योंकि इसे प्रेशर की मदद से इंजेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं जैसे सुई जैसे चिबोते ना आपके मसल्स में, वैसे नहीं होता ये, राइट। तो इसमें कंप्रेस्ड गैस या स्प्रिंग्स के थ्रू जो है प्रेशर क्रिएट करके फिर इसे इंजेक्ट किया जाता है। 1960 में ये डिवाइस बनाया गया था। WHO ने 2013 में इसकी परमिशन दी कि भैया आप इसको अब इस्तेमाल कर सकते हो, सेफ है। इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि पहला तो एक तो दर्द नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीन सेंटर पे किस तरीके से लोगों के चेहरे देखने बन रहे थे। दूसरा कि एक तो जो इन्फेक्शन का जो होता है डर कि इन्फेक्शन हो जाएगा, वो भी डर जो है काफ़ी कम है इसमें, तो इस तरीके से काफ़ी बेनिफिशियल है। अब ये वैक्सीन ही क्यों? तो ये एक तरीके की DNA प्लाज्मिड वैक्सीन है जो कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। आप जानते ही हैं कि जो आपका mRNA है, मैसेंजर RNA, वो क्या करता है? वो बॉडी के अंदर जाता है और बोलता है कि चलो भाई रेडी हो जाओ, एंटीबॉडीज बनाओ, वायरस आने वाला है, उससे हम लोग लड़ेंगे। तो mRNA यही करता है, मैसेंजर RNA। जबकि जो प्लाज्मिड होता है ना, DNA प्लाज्मिड, तो ये DNA मॉलिक्यूल जो है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो ह्यूमन सेल्स में ही होता है। क्रोमोसोम DNA से अलग होता है, राइट। DNA मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट होता है प्लाज्मिड, जो ह्यूमन सेल्स के अंदर में ही होता है। ज्यादातर कहाँ फाइंड किया जाता है? तो बैक्टीरियल सेल्स में इसको फाइंड करता है और अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है और वायरस को ग्रो करने से रोक देता है। क्या करता है ये अपने आप को एक वायरल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, फिर बॉडी के अंदर इसे डाला जाता है, राइट। ऐसा कंपनी का कहना है कि इस तरीके से जैसे अगर वायरस म्यूटेट होता जाएगा तो ये उसे भी टैकल कर लेगा, ऐसा कंपनी जाइडस कैडिला कह रही है। बाकी देखेंगे क्या होता है इसमें, क्या इसमें डेवलपमेंट आती है। और स्टोरेज वगैरह की भी उतने कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, मेंटेनेंस की भी उतनी कुछ ज्यादा नीड इसमें नहीं पड़ रही है, ऐसा कंपनी ने कहा है, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा। इवन फॉर द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड कंपेयर टू द अदर वैक्सीन। तो देखते हैं इसमें क्या रिसेंट डेवलपमेंट आएगा, बात करते रहेंगे हम आने वाले सेशंस पे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी और आज की आखिरी स्टोरी, पासेक्स। पासेक्स क्या है? पासेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है, किन दो देशों के बीच होती है? ये होती है भारत और अमेरिका की नेवी के बीच। बायलैटरल फॉर्मेट एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया, 2 दिन की एक्सरसाइज है, अभी लास्ट वीक ऑफ जून में कंडक्ट होने ही वाली है।
और इसका कुछ बैकग्राउंड वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, किस किस तरीके से CSG जो है यानी आपका CSG आप देख सकते हैं, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, तो अफगानिस्तान से जो निकल रहा है, तो उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको बैकग्राउंड को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से ये एक्सरसाइज कंडक्ट करा रही जा रही है। हालांकि एग्जाम वगैरह में बस खाली इतना बहुत है कि किन दो देशों के बीच में कंडक्ट की जा रही है, कितने दिन की है और कहाँ पे हो रही है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो दिस इज द पास एक्स एंड द लास्ट स्टोरी ऑफ टुडेज सेशन। आते हैं अपने MCQs फॉर प्रैक्टिस पे। बिल्कुल जोर शोर से पार्टिसिपेट करना है, सभी को आंसर देने हैं। राइट, मैं आपके लिए सवाल बना के लेके आया हूँ और बहुत अच्छे अच्छे सवाल बना के लेके आया हूँ। सबसे पहला सवाल है, अ फेमस कोरल रिलीफ जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ लोकेटेड है? अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सिको में, कहाँ पे लोकेटेड है जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में, आंसर जरूर करना है सभी को। राइट, दूसरा सवाल, अभी हाल फिलहाल येलो गोल्ड 48 न्यूज में सुना गया, जो लोग अखबार पढ़ रहे हैं उसको जानते होंगे बहुत अच्छे से, ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या किसी तरीके का क्रॉप है, पेंट है, पेट्रो प्रोडक्ट है, या कोई कल्चरल फेस्टिवल है? क्या है येलो गोल्ड 48? आप अपने आंसर जरूर नीचे कमेंट थ्रेड में पोस्ट कीजिएगा। तीसरे पे बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के तहत अगर कोई ई कॉमर्स फर्म है तो उसे रजिस्टर्ड करना होता है खुद को किसके पास? RBI के पास, सेबी के पास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या DPIIT के पास? कहाँ पे जाके ई कॉमर्स फर्म अपने आप को रजिस्टर करेगी जरूर बताइएगा। PIB एनालिसिस सेशन में मैंने आपको पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स अच्छे से कराए हुए हैं, तो जिसने वो सेशन देखा है वो इसका आंसर बिल्कुल तुरंत चुटकी में कर देगा। फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एलिफेंट कॉरिडोर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला है, दे आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय एलिफेंट्स टू गो बिटवीन द हैबिटेट्स। दूसरा है, इंडिया हैज ओवर 100 एलिफेंट कॉरिडोर्स। भारत के पास 100 से ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन, कौन सा वाक्य सही है? पहला, दूसरा, दोनों या दोनों नहीं? तो ये 4 सवाल हैं आपके लिए, जरूर बताइएगा। हम इन सवालों के जवाब देंगे अगले सेशन में। राइट, इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स 8 जुलाई से आप लोगों के लिए आ रहा है। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी करवाइए। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, CA बूस्टर प्रीमियम, पावर ऑफ 10, बहुत ही अद्भुत सीरीज है, बहुत ही अद्भुत सेशन है इनमें। आइए और इनका मजा लीजिए। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।